प्यारे विद्यार्थियों, भारत की खोज पुस्तक बहुत ही अच्छी है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनसे जुड़ी हुई तमाम घटनाओं के बारे में भी आप जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, आगे भी सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। पहला पाठ अहमदनगर का किला, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की 9वीं जेल यात्रा से संबंधित है, जहाँ पर उन्होंने भारत की खोज पुस्तक की रचना की। तो ये पाठ पूरा होने के बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसे आप याद कर लें और अपनी नोटबुक में, जो वसंत की नोटबुक है, उसी में एक कुछ ऐसे बीच से निशान लगा लें या पेज को मोड़ लें जहाँ से आप भारत की खोज के प्रश्नोत्तर को लिख सकें। आगामी परीक्षा में जो अभी होने वाली है जुलाई में, उसमें भारत की खोज से 5 प्रश्न होंगे और ये जो हम प्रश्नोत्तर लिखवा रहे हैं, इसी प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न हो सकता है। वसंत के जो प्रश्नोत्तर होते हैं और भारत की खोज के प्रश्नोत्तर होते हैं, इसी प्रश्नों से आएंगे, इसी प्रश्नों के उत्तर परीक्षाओं में आएंगे। इंटरनल क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे, इसलिए इन प्रश्नों को आप विस्तार से समझें और सीखें, क्योंकि यही उसका सार तत्व है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? आप सब जानते हैं भारत की खोज पुस्तक के लेखक का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज पुस्तक के लेखक का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है, नेहरू जी को 9वीं बार कारागार में रखने के लिए कहाँ भेजा गया? जब उनकी 9वीं जेल यात्रा हुई, अंग्रेजी सरकार ने 9वीं बार जब उनको जेल में भेजा तो कहाँ पर भेजा? अहमदनगर के किले में, जो अंग्रेज़ों ने उसे कारागार बना रखा था, उस किले को अहमदनगर के किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू को 9वीं बार जेल में भेजा गया। तीसरा प्रश्न है, नेहरू जी को चाँद कैसा लगा? नेहरू जी बताते हैं उस अहमदनगर के किले पाठ में कि जब हम जेल में पहुँचे तो सबसे पहले मुझे चाँद का दर्शन हुआ और चाँद मेरे जीवन का स्थायी सहचर लगा। नेहरू जी को चाँद कैसा लगा? चाँद अपने बंदी जीवन का, उस कारागार में जो जीवन बिता रहे थे, उसका स्थायी सहचर लगा। सहचर मतलब साथ में चलने वाला, क्योंकि जैसे जैसे चाँद अपनी यात्रा पूरी कर रहा था, शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष, फिर 1 महीना पूरा हुआ, फिर 2 महीना पूरा हुआ, उसी के आधार पर नेहरू जी भी अनुमान लगा रहे थे कि हमारी भी जेल यात्रा पूरी हो रही है। तो चाँद कैसा लगा? बंदी जीवन का अस्थाई सहचर लगा। चौथा प्रश्न है, चाँद किस बात की प्रेरणा दे रहा था? चाँद नेहरू जी को किस बात की प्रेरणा दे रहा था? चाँद को देखकर वे प्रेरित होते थे कि भारत के ऊपर से भी अंग्रेजी शासन का अंधेरा हटेगा और देश में स्वराज का उजाला फैलेगा। क्योंकि चाँद जो था वो कभी कृष्ण पक्ष और कभी शुक्ल पक्ष, अर्थात कभी अंधेरी रात और कभी उजाली रात। तो चाँद देखकर नेहरू जी सोचते थे कि जिस तरह से अंधेरी रात के बाद उजाली रात आ रही है, उजाले की रात आ रही है, उसी प्रकार भारत के ऊपर से भी अंग्रेजी शासन का अंधेरा हटेगा और देश में स्वराज का उजाला फैलेगा। क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आता है, क्योंकि चाँद उन्हें यह सीख दे रहा था कि हर अंधेरे के बाद उजाला अवश्य होता है। पांचवा प्रश्न है, चाँद बीवी कौन थी? चाँद बीवी के बारे में नेहरू जी बताते हैं कि चाँद बीवी एक साहसी महिला थी जिसने अहमदनगर के किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के खिलाफ अपने सैनिकों का नेतृत्व किया था। चाँद बीवी कौन थी? वह एक साहसी महिला थी जिसने अहमदनगर के किले की रक्षा के लिए अकबर के शाही सेना के खिलाफ अपने सैनिकों का नेतृत्व किया था। और समझते हैं और प्रश्नों को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, छठवां प्रश्न। नेहरू जी ने अहमदनगर के किले की यात्रा दूसरी बार कब की? एक बार तो जब उन्हें जेल भेजा गया तब वो गए अपनी 9वीं जेल यात्रा में, लेकिन नेहरू जी ने अहमदनगर किले की दूसरी बार यात्रा कब की? तो आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद सन 1953 ईस्वी में अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की। नेहरू जी आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद सन 1953 ईस्वी में अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की। सातवां प्रश्न, दूसरी जेलों की तरह अहमदनगर में नेहरू जी ने कौन सा कार्य प्रारंभ किया? ऐसा कौन सा कार्य था जो अन्य जिलों में कर रहे थे और अहमदनगर आने के बाद यहाँ भी किया? तो वो कार्य है बागवानी का कार्य। आते ही उन्होंने वहाँ पर
मिट्टी को समतल करना, बराबर करना और उसमें बागवानी पौधे लगाने का कार्य शुरू कर दिया। 8वां प्रश्न है, किले की खुदाई के दौरान नेहरू जी को क्या प्राप्त हुए? खुदाई के दौरान जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। नेहरू जी जब बागवानी के लिए खुदाई कर रहे थे तो खुदाई के दौरान जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। आप ये सोच रहे होंगे कि बागवानी के लिए कितना खोदना पड़ता होगा, 1 फुट 2 फुट, इससे ज़्यादा नहीं। तो इतने में कैसे मिल सकता है कि दीवारें मिल जाएं, गुंबद मिल जाएं? दरअसल अहमदनगर किले पर कभी बागवानी हुई ही नहीं थी और वहाँ की ज़मीन इतनी उबड़ खाबड़ थी कि उसको समतल करने के लिए बहुत अधिक खुदाई की आवश्यकता थी, तब जाकर के उस पर बागवानी का कार्य हो सकता था। 9वां प्रश्न है, किस देश की सभ्यताओं को नेहरू जी ने प्राचीन सभ्यता की संज्ञा दी? कहाँ की सिविलाइजेशन को, कहाँ की सभ्यता को नेहरू जी प्राचीन सभ्यता मानते हैं? तो भारत तथा चीन की सभ्यता को नेहरू जी प्राचीन सभ्यता के रूप में देखते हैं। और 10वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की 3 कालजयी कृतियाँ कौन कौन सी हैं? जवाहरलाल नेहरू की 3 कालजयी, कालजयी से तात्पर्य है जो हर कालखंड में उसमें लिखे हुए तत्व ऐसा लगे कि ये आज की बातें हो रही हैं या तत्कालीन समाज की बातें हो रही हैं। तो 3 कालजयी कृतियाँ उनकी हैं, विश्व इतिहास की झलकियाँ, उनकी आत्मकथा, और तीसरा भारत की खोज, जो आप पढ़ रहे हैं। नेहरू जी की 3 कालजयी कृतियाँ कौन हैं? विश्व इतिहास की झलकियाँ, आत्मकथा और भारत की खोज। तो ये 10 प्रश्न हैं, इसे आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें। अच्छे हैंडराइटिंग में लिखें, लिखावट लेखन कार्य बहुत सुंदर हो, और लिख करके मुझे व्हाट्सएप पे प्रेषित करें, भेजें, ताकि मैं देख सकूं कि आप लेखन कार्य कर रहे हैं या नहीं। उसी के आधार पर मैं मूल्यांकन भी करूंगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजा है, बहुत प्रशंसनीय कार्य रहा है उनका, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो ना तो यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं और ना तो लेखन कार्य कर रहे हैं। तो उनको भी मैं प्रेरित कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अवश्य देखें और साथ में अपने लेखन कार्य को, पठन कार्य को जारी रखें, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, साथ में अच्छा ज्ञान भी प्राप्त कर सकें। आशा करता हूँ कि ये पूरा पाठ अहमदनगर का किला आपकी स्मृतियों में ठीक से बैठ गया होगा, आपकी यादों में अच्छी तरह से समा गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।